नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। ये बीपीएससी 67वीं और सीडीपीओ का टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको 150 क्वेश्चन फुल मिलेगा। इसका फर्स्ट पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। दूसरे पार्ट में आप लोग को आगे 62 तक वहाँ पे अपलोड किए थे, 63 से आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 66 क्वेश्चन आपका क्या है। 63 एक मिनट 63 क्या कर रहा है कि सुमिलित करना है किसको, तो अल्पा पर्वत का नाम दिया है, किस टाइप का पर्वत है उसको सूचित करना है। तो अल्पास पर्वत जो है क्या है, आप लोगों को पता है कि वलित पर्वत है, एंडीज वलित पर्वत है, हिमालय वलित पर्वत है। प्लेटों के टकराने से जो जिस पर्वत का निर्माण हुआ है उसको क्या बोलेंगे, वलित पर्वत होता है। इसका अभी भी उत्थान हो रहा है, ठीक, अभी नया है इसलिए इसको वलित पर्वत बोलते हैं। इसे नवीन पर्वत भी कहा जाता है। तो अल्पास पर्वत जो है ये क्या है, वलित पर्वत का रूप है। उसके बाद हम आते हैं वासजेज जो है, वासजेज, अब देखिए वासजेज कहाँ है, तो वासजेज जो है आपको फ्रांस का भरसोतंत पर्वत है, ठीक, क्या है, तो ए वाला हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इसी टाइप का जो भ्रष्ण से निर्माण हुआ है, मतलब देखिए ये समतल भूमि है, बीच वाला भूमि धस गया, फिर इधर से जो भूमि धस गया और ये भाग उठा हुआ प्रतीत होगा, तो ये क्या होगा, आपको भ्रष्ण पर्वत होगा। दोनों साइड के भूमि धस गए, एक भाग उठ गया तो ये क्या हो गया, भ्रष्ण पर्वत हो गया। तो इस टाइप के पर्वत का उदाहरण जो है आपका वासजेज है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है, जो कहाँ है, जर्मनी में है। सॉल्ट लेक है, वो कहाँ है, पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वासजेज का एक आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट हम विंध्याचल। तो विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है, कभी कभी विद्वान इसको आपको भ्रष्ण पर्वत कह देते हैं, कभी कभी इसको रखा जाता है वशिष्ठ पर्वत में। वशिष्ठ पर्वत जिनका अब क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है, अपर्दन की शक्ति इस पर प्रभावी हो गई है और इसकी ऊंचाई कम कर दी है। जैसे आपको भारत में सबसे फेमस जो अवशिष्ट पर्वत है वो अरावली की शिखर है, अरावली की पर्वत है, वो सबसे फेमस आपको अवशिष्ट पर्वत है। तो विंध्याचल को हम दोनों रेंज में रख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है भ्रष्ण पर्वत, और भी नहीं तो हम उसको वहाँ पे रखते हैं। तो सबसे पहले विंध्याचल जो है उसको भ्रष्ण में रखेंगे, उसके बाद ऑप्शन नहीं मिले तो अवशिष्ट में जाएंगे, ठीक। सी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसका फ्यूजियामा जो है वो क्या, किस टाइप का, ये जापान में पर्वत पड़ता है। ये जो पर्वत है आपको ज्वालामुखी टाइप का पर्वत है। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग खुद मिला लीजिए। तो आल्पस पर्वत क्या है, तो वलित पर्वत है, 1 का 3, तो 1 का 3 कहाँ है, इसी में है 1। और आवासजेज जो है भ्रष्ण पर्वत है, तो बी का 1 आ गया। सी का मतलब विंध्याचल क्या है, अवशिष्ट पर्वत, सी का 4 हो गया। और डी का फ्यूजियामा क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। पुलिकट नामक लैगून झील किस तट की विशेषता है। पुलिकट जो है नामक लैगून झील किस तट की विशेषता है। देखिए पुलिकट कहाँ पर मिलता है, तो आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर एक झील है, ठीक, वहीं पे उसी को हम क्या कहते हैं, पुलिकट लैगून कहते हैं। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर को क्या कहते हैं इस ऑप्शन के अनुसार, तो उसको बोलेंगे कोरोमंडल। क्या बोलेंगे, कोरोमंडल। उड़ीसा तट जो है उत्तरी सरकार का पार्ट है, और कोरोमंडल जो होता है आपको इसमें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रीय आ जाते हैं। मतलब गोदावरी नदी के दक्षिण वाला पार्ट जितने भी आ जाएंगे वो क्या हो जाएगा, इस सब पार्ट कोरोमंडल हो जाएगा। ये हो गया, यहाँ से गोदावरी कृष्णा नदी इधर आकर मिल रही है, ठीक। तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा आपको कोरोमंडल हो जाएगा। इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, आपको उत्तरी सरकार हो जाएगा। उत्तरी सरकार को ही अलग अलग पार्ट में बांटिएगा तो उसमें आपको उड़ीसा का तट भी आ जाएगा। और तो यहाँ पे पुलिकट लैगून कहाँ है, तो आपको गोदावरी नदी के नीचे है, गोदावरी नदी के नीचे है, गोदावरी नदी के नीचे है आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। इसका अधिकांश भाग पुलिकट झील के तमिलनाडु में पड़ते हैं, ठीक, कुछ ही पार्ट आपको आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। तो आपको पुलिकट झील कहाँ है, तो एक कोरोमंडल में है, तो कोरोमंडल हो जाएगा, याद रखिएगा, आपको समझा दिए। और मलाबार तट केरल के आसपास के क्षेत्र को मलाबार तट कहते हैं, पश्चिमी घाट में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे क्या है, इसेलबर्ग जो है का निर्माण किस प्रकार से होता है।
तो ईसेलबर्ग का निर्माण जो होगा आपको पवन के द्वारा होता है। ईसेलबर्ग में देखिए क्या होता है, इस टाइप का ये बहुत ही कड़ा चट्टान है। हवाओं के अपर्दन के कारण चट्टान के सभी पार्ट अपर्दित हो गए हैं, ये भाग क्या हो गए, बच गए हैं, तो इसी को क्या बोलेंगे, ईसेलबर्ग होंगे। ये क्या होता है, मशरूम या छत्रक शिला, देखिए ऐसे निर्माण होगा। ये आपको हवा के प्रभाव के कारण इसका अपर्दन नहीं हो रहा है, नीचे वाला पार्ट सब अपर्दन हो चुके हैं, तो ये छत्रक का निर्माण ले चुका है, इसीलिए इसको छत्रक शिला या मशरूम भी कहते हैं। ये भी हवा से निर्मित होता है। उसी तरह बरखान जो है अर्धचांद की आकृति का होगा। इधर से हवा क्या है, सक्रिय है, ठीक, सक्रिय है, तो यहाँ पे क्या करे, हवा उड़ा कर ले जा रही है क्षेत्र को, और ये कम प्रभाव पड़ेगा हवा का इस साइड में, तो यहाँ पे बालू आपको दिखने लगेगा। तो इस अर्धचंद्र जैसा आपको आकृति का निर्माण हो जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, बरखान कहिएगा या बरखान कहिएगा। उसी तरह से आपको लोएस का मैदान आपको फेमस है, जो वाई के आपको निक्षेपण, मतलब वाई बालू ले आकर जमा करती है, ठीक है, तो लोएस का निर्माण बनता है। तो वाई के निक्षेपण से ये मैदान बना है क्या, लोएस का मैदान। ये बात याद रखिएगा, लोएस जो है का मैदान जो है फेमस है, यह चीन में पड़ता है, ठीक। और ऐसी आकृति जहाँ भी मिलेगी, जहाँ भी बालू के कण के द्वारा जो मैदान बनेगा उसको लोएस का मैदान ही कहते हैं, उसी के नाम पे याद रखिएगा। तो इतना सारा आकृति जो बनेंगे आपको बन जाएंगे किससे, हवा से। और भी बहुत आकृति बनते हैं, लेकिन ये सब फेमस है, उसको आप लोग याद रखिएगा। एक और बता देते हैं आपको, जो रेगिस्तानी इलाका होगा वहाँ पर्वत भी मिलते हैं, पर्वत होते हैं, ठीक। तो बीच वाला क्षेत्र क्या होता है, घाटी जो होता है, पानी इलाका यहाँ पे जमा होता है, तो एक टाइप का झील बन जाता है। तो इस झील को हम क्या कहेंगे, पलाया झील कहेंगे। यह गर्मी के दिनों में सूख जाता है और नमक के उत्पादन का स्रोत होता है, याद रखिएगा। भारत में जो सांभर झील है, इसी टाइप की झील का एग्जाम्पल है एक, याद रखिएगा। सांभर क्या है, पलाया झील ही है, या भारत का सबसे अधिक खारे पानी की झील है, ठीक। और सांभर सबसे अधिक खारे पानी की झील, लेकिन जो आपको महानदी उड़ीसा में जो है, क्या नाम है उसका, आप लोग बताइए। चिल्का झील जो है वो आपको सबसे अधिक खारे पानी वाली लैगून झील है, ठीक है, सबसे अधिक खारे पानी वाली लैगून झील है। और सांभर झील सबसे अधिक खारे पानी का झील है। तो लैगून होगा तो आपको चिल्का होगा, और सबसे अधिक खारा होगा तो आपको क्या होगा, सांभर झील होगा, याद रखिएगा। चलिए, सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं, गंडक किसकी संयुक्त परियोजना है। तो गंडक किसकी संयुक्त परियोजना है, तो यहाँ पे देखिए, गंडक नदी जो है आपको भारत सरकार और नेपाल सरकार का संयुक्त परियोजना है। तो यहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल, ये तीनों की संयुक्त परियोजना है। गंडक नदी के तहत, गंडक परियोजना जो है उसके तहत 3 नहर निकाले गए हैं। एक नेपाल नहर जो नेपाल में सिंचाई करता है, एक जो नहर है आपको पश्चिमी नहर है जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर देवालिया जिला में सिंचाई करता है, एक बिहार में प्रवेश करता है, ठीक है, बिहार में। तो ये आपको पूर्वी नहर का रहेगा। तो इसी नहर से बिहार में सिंचाई होती है। ये इसका निर्माण 1904 ईस्वी में ही हुआ था, याद रखिएगा, ठीक। तो गंडक नहर जो गंडक नदी से नहर निकाले गए हैं, 3 नहर निकाले गए हैं, आपको बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित युगों में से कौन से एक सही सुनित है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुनित है। तो यहाँ पे देखिए, अबिसिनिया का पठार, आप लोग को जैसे अब पता है कि अबिसिनिया का पठार कहाँ है, तो ये आपको पूर्वी अफ्रीका का पार्ट है, अरब का पार्ट नहीं है, पूर्वी अफ्रीका। मतलब देखिए ये, एक मिनट रफली मैप बना देते हैं अफ्रीका का, ठीक, अफ्रीका हो गया रफली। तो इस क्षेत्र में आपको पड़ता है अबिसिनिया का पठार, ठीक है। तो ये गलत हो गया, अबिसिनिया का पठार। नेक्स्ट आते हैं, एटलस पर्वत जो है, देखिए एटलस पर्वत यहाँ है, ठीक। एटलस पर्वत कहाँ है, यहाँ पे है, ये भी वलित पर्वत है। तो एटलस पर्वत जो है अफ्रीका किधर है, उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में, ये उत्तर पश्चिम सही है हमारा। नेक्स्ट आते हैं गुयेना उच्च भूमि। तो गुयेना उच्च भूमि जो है आप लोग का, वो देखिए कहाँ पे है, एक मिनट बताते हैं। गुयेना उच्च भूमि जो हो जाएगी, देखिए ये जो है आपको क्या है, रफली हम मैप बनाया है दक्षिण अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का मैप है। इसमें सबसे बड़ा देश कौन है, ब्राज़ील है, आप लोग को पता है। तो जो आपको कह रहा है कि गुयेना उच्च भूमि जो है वो किधर पड़ता है, तो ये आपको दक्षिण अमेरिका में पड़ते हैं। तो दक्षिण अमेरिका किधर,
एक तो अफ्रीका है तो गलत है, तो दक्षिण अफ्रीका के किधर, अफ्रीका है तो ये तो गलत हो गया, सीधे गलत हो गया, अमेरिका में पड़ेगा। तो दक्षिण अमेरिका के किधर पड़ेगा, तो ईस्ट साइड में पड़ता है, तो उत्तर भी कह सकते हैं, यही है गोवना भूमि। ठीक, तो इसको उत्तर भी बोल सकते हैं आराम से, या आप इसको क्या कर सकते हैं, उत्तर भी बोल सकते हैं। ठीक, 1 मिनट दोस्तों। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, उत्तर और पूर्वी दक्षिण अमेरिका बोल सकते हैं, या उत्तरी दक्षिण अमेरिका के उत्तरी पार्ट में, ये भी बोल सकते हैं। तो ये तो गलत है, गोवना भूमि अफ्रीका में है ही नहीं। ठीक, ओकावा द्रोणी जो है आपको इधर पड़ता है, इस साइड में पड़ता है। ठीक, इस साइड में, तो ये कहाँ पड़ेगा आपको, दक्षिण अमेरिका में पड़ेगा। ठीक, दक्षिण अमेरिका दक्षिण में, तो ये आपको पेंटागोनिया सही नहीं है। ठीक है, पेंटागोनिया जो है ये भी आपको दक्षिण अमेरिका में ही पड़ता है, ये याद रखिएगा, ये भी इसी साइड में पड़ता है। लेकिन ओकोवा जो द्रोणी है आपको दोनों से अलग है, ये दोनों अलग है, ये थोड़ा सा ऊपर पड़ेगा ओकोवा द्रोणी, अब पेंटागोनिया जो पड़ेगा नीचे पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए तो बी सही है, तो केवल बी इसका आंसर आप लोग का सामने हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है 68 में, बोरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि ये भी मिलाना है। तो बेरिंग जल संधि जो है, जल संधि ये देखिए दो बड़े भूभाग को अलग करता है और दो बड़े जल क्षेत्र जो होता है उसको जोड़ता है, उसी को जल संधि कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बेरिंग जल संधि जो होगा वो देखिए कहाँ है, बेरिंग जल संधि जो है ये रुकिए, ये हो गया हमारा, ये मान लीजिए अलास्का है, ये रूस का क्षेत्र है। ठीक है, तो यही है बेरिंग जल संधि। ठीक, तो कहाँ पे है आपको, ये जो है अलास्का और रूस के क्षेत्र में, तो 1 का 3 हो जाएगा। ठीक, बेरिंग जल संधि की एक विशेषता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसके समानांतर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो 180 डिग्री तिथि रेखा को 180 डिग्री को कहते हैं, पूर्व 180 डिग्री। 1 मिनट, क्या हो गया, हाँ 1 मिनट चले। अब शुरू करते हैं। देखिए बोरिंग जल संधि आप लोग समझ गए थे। बोरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। बोरिंग जल संधि जो है अलास्का और रूस को जोड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, डोवर जल संधि। डोवर जल संधि है जो है फ्रांस और ब्रिटेन के बीच है। ठीक, उसी तरह से हम आते हैं जिब्राल्टर जल संधि। ये देखिए ये हो गया आपको यूरोप हो गया, यहाँ पे अमेरिका है, ये जो क्षेत्र है स्पेन का क्षेत्र है, ये आपको यहाँ पे अफ्रीका पड़ता है, अफ्रीका है। ठीक है, तो ये जो है भूमध्य सागर का क्षेत्र है। तो अफ्रीका और स्पेन के बीच में आपको क्या है, आपको जिब्राल्टर जल संधि है। किसको अलग करता है, तो यूरोप को अफ्रीका से। ठीक है, यूरोप को अफ्रीका से। और अगर पूछे कि किसको जोड़ता है, तो भूमध्य सागर को किसको जोड़ता है, अटलांटिका से। ठीक है, अटलांटिक, किसको, अटलांटिक को जोड़ता है, भूमध्य सागर से अटलांटिक को जोड़ता है। ये बात आप लोग कन्फर्म होगा। तो ये जल संधि क्या हो जाएगा, ये जल संधि हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, देखिए मैप क्या है, स्पेन और उत्तरी अमेरिका। ठीक, और पाक जल संधि जो है आपको श्रीलंका और भारत के बीच है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ मनाल की खाड़ी भी जो है, मनार की खाड़ी, ये भी आपको भारत और श्रीलंका के बीच है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बोरिंग जल संधि जो हो गया 1 का 3 हो गया, डोवर जल संधि हो गया भारत ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हो गया, जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और उत्तरी अमेरिका के बीच हो गया, उत्तरी अफ्रीका के बीच हो गया, और पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक, सी में सेम ऑप्शन है, तो सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले गैसों में जल वाष्प की मात्रा कितनी हो जाएगी। तो इसमें जो जल वाष्प की मात्रा जो होती है वो बहुत अधिक होती है। कितनी होती है दोस्तों, तो ये होती है आपको 80 से 90%। ठीक है, इसमें सोडियम गैस भी निकलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। देखिए भूकंप जब आएगा ना, तो उसके पहले रेडान गैस का स्राव होता है, ये बात याद रखिएगा। इसी को से
छोटे जो पशु पक्षी होते हैं आपने पता कर लेते हैं कि भूकंप आने वाला है। यहाँ पे याद रखिएगा सू नहर जो है किन दो झीलों को जोड़ती है, तो सू नहर जो है आपको जोड़ने किन दो झीलों को जोड़ती है, तो ये जो सू नहर है आपको जोड़ती है सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को। किसको किसको, तो सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को। तो आंसर हो जाएगा ए। उसी तरह से इरी नहर जो है इरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है, याद रखिएगा इरी नहर जो है इरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है, तो बी आंसर। ठीक, तो इसमें क्या पूछा है, सू पूछा है, तो सू के लिए सुपीरियर झील और ह्यूरन झील हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। और इरी नहर जो है इरी झील और मिशिगन को जोड़ती है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, खगोलीय पिंड संबंधित ज्ञान को क्या कहते हैं, तो खगोलीय पिंड से संबंधित जो ज्ञान आपको होगा उसको बोलेंगे हम लोग एस्ट्रोनॉमी। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी। जो अध्ययन किया जाएगा जब खगोलीय पिंड का, तो उसको क्या बोलेंगे, एस्ट्रोलॉजी। ठीक, एस्ट्रोलॉजी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सुमिलित करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, सुमिलित करना है। तो केंद्रमुख जो है आप लोगों को पता है, कितना बार बताए हैं कि केंद्रमुख कर्नाटक में पड़ता है, ये लोहे की खान के लिए प्रसिद्ध है, लोहे की खान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उसी तरह से बैलाडीला जो क्षेत्र है आपको छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ये भी लोहे की खान के लिए प्रसिद्ध है। दोनों याद रखिएगा, बैलाडीला और केंद्रमुख। तो केंद्रमुख आपको सह्याद्री क्षेत्र में पड़ता है, याद रखिएगा। मतलब पश्चिमी घाट को हम बांटे उत्तरी सह्याद्री दक्षिण सह्याद्री, तो ये दक्षिणी सह्याद्री में पड़ेगा। ठीक, तो ये जो होता है आपको केंद्रमुख जो होता है आपको कहाँ है, कर्नाटक में। एक और बात, तो जब पश्चिमी घाट का नाम आ गया है तो पश्चिमी घाट गुजरात से लेकर केरल तक फैला है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए केवलादेन जो है आपको पता है कि केवलादेन कहाँ है, तो केवलादेन जो है आपको राजस्थान में है। केवलादेन एक अभयारण्य है, कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। उसी तरह से काजीरंगा जो है असम में है, और भीतरनिका जो है उड़ीसा में है। उड़ीसा के एक और फेमस जो अभयारण्य है सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा में ही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा टी, याद। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि समताप मंडल में आपको मौसम संबंधी घटनाएं नहीं घटित होती है, इसीलिए जेट उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। समताप मंडल में आपको लगभग में 32 किलोमीटर के आसपास में, ठीक है, यहाँ पे आपको ओजोन गैस भी मिलता है। समताप मंडल का जो विस्तार होगा वो 20 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा उस पर हम आते हैं डायरेक्ट। तो समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि इस पर्वत में बादल और अनमौसमी घटनाएं नहीं होती है, याद रखिएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून पूछ रहा है। तो देखिए लैगून किसको कहेंगे, सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए कि लैगून है क्या। तो एक मिनट, ये समुद्र का पाठ है, मान लीजिए ये सब समुद्र का पाठ है। ठीक है, कहीं कहीं, एक मिनट, हाँ ये भूमि है, कहीं कहीं समुद्र है। ठीक है, तो समुद्र इस भूमि के कटाव करेगा, कटाव करते करते अंदर घुस जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक, अचानक क्या हो गया, ये क्षेत्र बंद हो गया तो लैगून हो गया, लैगून हो गया ना, लैगून हो गया, बंद हो गया। तो जब झील टाइप का हो गया तो इसी को लैगून झील कहेंगे। तो समुद्र से ही कट के बना है, तो इसमें से कौन लैगून नहीं है, तो इसमें से तो लैगून पेरियार झील नहीं है, क्योंकि पेरियार नदी पे पेरियार झील है। ठीक, बाकी सब आपको लैगून का पार्ट है, याद रखिएगा, बाकी सब लैगून का पार्ट है। अब एक हमको छोटा सा जानकारी यहाँ पे दे देना चाहिए कि कौन सा लैगून कहाँ है। तो चिल्का झील जो है आपको उड़ीसा में है, पता है। पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है, पता है। ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले डिस्कशन करा है। अष्टमुडी झील जो है आपको केरल में है, ये याद रखिएगा। तो तीनों आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे 74, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 75। तो 75 नंबर जो क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राओं को एंडी सॉल वर्ग में शामिल किया जाता है, कौन सी मुद्रा को एंटी सॉल मुद्रा में शामिल किया जाता है, मिद्रा शामिल किया जाता है। ये मुद्रा का वर्गीकरण का एक टाइप है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा पीछे इसका मत पड़िएगा, सिंपल जान जाइए कि एंटी सॉल कौन होता है। तो एंटी सॉल जो होता है आपको, वो होता है ज्वालामुखी के मुहाने पर बनी हुई मुद्राओं को एंटी सॉल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, भारत में नगद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। देखिए, और नगद कोष अनुपात में वृद्धि होगा मतलब कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि होगा। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, आरबीआई अन्य बैंकों को आदेश देता है कि आप लोगों को अपने राशि का कुछ अनुपात में अपने पास रखना होगा।
उसको ऋण नहीं दे सकते हैं आप, ठीक। बाकी सबको ऋण दे दीजिए। तो कैश रिजर्व रेशियो जितना अधिक होगा, मान लीजिए 30% रहा, तो 30% रहा तो 70 रुपया, मतलब 100 रुपये में 70 रुपये ही ना ऋण देने के लिए बैंक के पास बच गया। तो जितना कैश रिजर्व CRR कैश रिजर्व रेशियो अधिक होगा, ऋण की मात्रा उतना ही कम हो जाएगी, साख सृजन की क्षमता कम हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे कैश रिजर्व कम होगा तो साख सृजन की क्षमता बढ़ती जाएगी। और मान लीजिए 10% कर दिया CRR को, तो सरकार बैंक के पास 90 रुपया हो गया ऋण देने के लिए, तो क्षमता क्या होगा, बढ़ गया। तो जब क्या होगा, CRR नगद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जब वृद्धि होगा तो क्या होगा, साख सृजन की क्षमता कम हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, साख सृजन की नहीं वृद्धि होगा। भारत में नगद कोष अनुपात के लिए निम्नलिखित, हाँ, साख सृजन की क्षमता कम हो जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। साख सृजन की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ये बात याद रखिएगा। इसमें आप लोग बता दिए। बाकी सब देखिए, साख सृजन क्षमता की वृद्धि हो जाएगी, गलत है। साख सृजन को प्रभावित नहीं करता है, ये भी गलत है। उदार मौद्रिक नीति को इंगित करता है, नहीं। ये उदार वृद्धि करना उदार मौद्रिक नीति को नहीं इंडिकेट करेगा। कम कीजिएगा ना, इसको कम कीजिएगा तो अधिक से अधिक खुला रखिएगा, बैंक को ऋण देने के लिए स्वतंत्र रखिएगा, तो वो हो गया उदार मौद्रिक नीति, ठीक। तो डी भी गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। कह रहा है कि कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो इसमें सब भारतीय रिजर्व का काम है, ठीक है। मौद्रिक नीति का निर्माण करना, साख सृजन, अनुसूचित वाणिज्य बैंक की शिखर संस्था के रूप में कार्य करना, उसके बाद आपको साख सृजन करना, सब आपको क्या है, वाणिज्य बैंक का काम है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि एक बात क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। क्या याद करना है आप लोग को, तो मौद्रिक नीति RBI निर्माण करती है, और राजकोषीय नीति जो होती है वो आपको केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित करता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए, मौद्रिक नीति का जो निर्धारण किया जाता है उसका मीटिंग 2 माह पर एक बार होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। मौद्रिक नीति के निर्धारण करने के लिए एक समिति है जो 6 सदस्यीय समिति है, जिसमें 3 सरकार के आदमी और 3 बैंक के आदमी होते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। और जो भी मौद्रिक नीति बनेगा वो बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। इसमें अध्यक्ष जो होते हैं समिति के, वो RBI के गवर्नर जनरल होते हैं, मुख्य, ठीक। एक्चुअरीज शब्द संबंधित है, कह रहा है कि एक्चुअरीज शब्द संबंधित है, तो एक्चुअरीज संबंध जो है आपको बीमा से संबंधित है। कैसे से, बीमा से। भविष्य की अनिश्चित घटनाओं के वित्तीय प्रभाव के आकलन को एक्चुअरीज कहते हैं, तो यह बीमा से संबंधित हो गया। नेक्स्ट आते हैं, आर्थिक विकास का प्रधान चालक तत्व क्या है। तो आर्थिक विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है पूंजी, यही हो गया सबसे प्रधान चालक, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है। तो प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक जो हो जाएंगे वो आपको हो जाएंगे B.S. मिन्हास, ठीक है। इसमें एक नाम इंपॉर्टेंट है आपको, गुनार मीडर। इन्होंने भारत में अनवरत यानी रोलिंग प्लान को लाया था, याद रखिएगा, ठीक है। रोलिंग प्लान कब आया था, तो 1977 में आया था, जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, ठीक है। तो रोलिंग प्लान आया था। तो एक कौन लाए थे भारत में रोलिंग प्लान या अनवरत योजना, तो गुनार मीडर लाए थे। इनका एक किताब है एशियन ड्रामा, याद रखिएगा। एशियन ड्रामा का लेखक कौन है, तो गुनार मीडर है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, कीमतें प्राय कम होती है जब, अब देखिए कीमत कब कम होगा, जब मुद्रास्फीति होगा, नहीं। मुद्रास्फीति का मतलब होता है वस्तु के दाम का बढ़ना, ये गलत है। मुद्रा अस्फीति होगा, बिल्कुल सही होगा। आर्थिक मंदी होगा तो कीमत कम होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि जब क्या किया जाए, आर्थिक मंदी है तो कीमत का कम ही हो जाए। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका, कीमतें प्राय कब कम होगी, तो मुद्रा अस्फीति मुद्रा अस्फीति होगी तब। कीमत कब कम होगी, जब मुद्रा अस्फीति होगी तब, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होती है। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर दिया जाए तो किसके बराबर होगा, तो देखिए प्राथमिक घाटा ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर दिया जाए, प्राथमिक घाटा
अब प्लस ब्याज भुगतान क्या होता है, राजकोषीय घाटा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए, प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान, तब राजकोषीय घाटा हो जाएगा। ठीक, और वैसा ही राजकोषीय घाटा से जब प्राथमिक घाटा को निकाल लीजिएगा, सॉरी ब्याज भुगतान को निकाल लीजिएगा, राजकोषीय घाटा से ब्याज भुगतान को निकाल लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, प्राथमिक घाटा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है ना, यहाँ पे कीमतें प्राय कम होती है, मुद्रा अपस्फीति में भी होगी और आर्थिक मंदी भी में भी कम होगा। कीमत कम करने के बाद भी मांग नहीं रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कीमत अधिक है मांग नहीं रहेगा तो उसको आप आर्थिक मंदी कहिएगा, वैसा नहीं है। मतलब कीमत अधिक है अब मांग नहीं है तो उसको आर्थिक मंदी नहीं कह सकते हैं। कीमत जब कम कर दीजिए तो अभी मांग बाजार में नहीं रहे तो उसको क्या बोलेंगे, आर्थिक मंदी बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे भी कीमत कम हो जाती है, यहाँ पे भी कीमत कम हो जाती है, तो आंसर इसका ई हो जाएगा, ना कि आपको बी। हम बताएं गलती, इसके लिए सॉरी, माफी चाहते हैं। ठीक, चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इस ऑप्शन पे ज़्यादा डीप नहीं सोच पाए हैं डिस्कशन में, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा इसका। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बाल मृत्यु दर का अनुपात होता है। देखिए बाल मृत्यु दर का अनुपात, बाल मृत्यु दर पूछा, एक होता है शिशु मृत्यु दर। ठीक है, इसको हम दोनों में डिफरेंस बहुत खोजे इसका, क्योंकि आंसर गलत था, बहुत खोजे नहीं मिला है। लेकिन हम जितना जानते हैं उसमें आप लोग को बता रहे हैं कि ये जो होता है 1 वर्ष के अंदर जितने बच्चे की मृत्यु होती है उतना, और जितने बच्चे जन्म हो लेते हैं 1 वर्ष के अंदर बटा उसको कर दीजिए, आगुने 1000 कर दीजिए। ठीक, उसको क्या कहेंगे, शिशु मृत्यु दर कहेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहेंगे। मतलब 1 वर्ष के अंदर जन्म लिए हुए बच्चों की संख्या बटा में, और ऊपर क्या रहेगा, मृत बच्चों की संख्या 1 वर्ष के अंदर गुने 1000, उसको क्या कहेंगे, शिशु मृत्यु दर कहेंगे। और बाल मृत्यु दर में क्या होता है, 5 वर्ष के अंदर, मतलब 5 वर्ष से कम आयु के मृत बच्चों की संख्या बटा 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की संख्या बटा 1000, उसको बाल मृत्यु दर कहेंगे। इसका आंसर जो हो जाएगा, बाल मृत्यु दर मापने का अनुमान क्या होता है, एक निश्चित वर्ष में 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु संख्या और उसी वर्ष में सजीव जन्मे बच्चों की संख्या का अनुपात को क्या कहते हैं, बाल मृत्यु दर कहते हैं। ठीक, दिए जाएगा आंसर इसका। सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना जो होती है 2011 किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, तो सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना जो है वो कराया जाता है ग्रामीण एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। ठीक, अभी जितने भी सामाजिक क्षेत्र के लिए योजनाएं चलती है लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, लोगों के राहत के लिए, तो सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना 2011 के आधार पर ही चलाई जाती है, चाहे वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम हो या कोई और अधिनियम हो। ठीक, निर्धारता को 2 वर्गों में बांटा जाता है, तो कोई निर्धारता को जो 2 वर्ग में बांटा जाता है वो होता है सापेक्ष और निरपेक्ष निर्धारता। ठीक है, निरपेक्ष निर्धारता में क्या होता है कि भारत में 21 कैलोरी से कम खाते हैं आप शहर में तो क्या है, निर्धन है, और गांव में 24 कैलोरी से अधिक खाते हैं, कम खाते हैं तो आप निर्धन है। तो निरपेक्ष हो गया, किसी से तुलना नहीं किया जा रहा है, आप क्या है, इतना से कम है तो आप गरीब है, इतना से अधिक है तो धनिक है। सापेक्ष में क्या हो जाता है, तुलना किया जाता है। ठीक है, भारत की अपेक्षा जो अफ्रीकन कंट्री होंगे उसमें अधिकांश कंट्री गरीब होंगे, भारत जो तो भारत धनी हो गया यहाँ पे, लेकिन जब भारत का तुलना अमेरिका से कीजिएगा तो अमेरिका धनिक हो जाएगा, भारत गरीब हो जाएगा, तो इसी को कहते हैं हम लोग सापेक्ष निर्धारता। ठीक, तो निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों समझ में आ गया। तो इसमें से अच्छा कौन है, तो अच्छा इसमें निरपेक्ष निर्धारता को ही मानते हैं। ठीक है, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है सापेक्ष की। आगे हम बढ़ेंगे, मुद्रास्फीति काल में स्वार्थिक हानि किस वर्ग को होती है, तो मुद्रास्फीति के समय स्वार्थिक हानि किस वर्ग को होती है, घटते हुए कर में सजा देना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन मांग प्रेरित अस्फीति का कारण है। देखिए मांग प्रेरित मतलब मांग बढ़ने के कारण क्या हुआ, मुद्रास्फीति आ गया, वस्तु का दाम बढ़ गया। तो इसमें से जो मेन आंसर हो जाएंगे उसमें आपको हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। एक तो हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि, उसके साथ साथ और बताते हैं यहाँ पे, एक तो जनसंख्या वृद्धि होगा तो मांग बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा तो वस्तु का दाम भी बढ़ जाएगा, एक सही है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए,
उत्पादन में कमी ये नहीं है, ये उत्पादन के कारण स्फीति आएगा तो इसको हम उत्पादन जनित स्फीति कहेंगे, ये गलत है। ठीक, मांग जनित नहीं कहेंगे, आपको उत्पादन जनित कहेगा, इसको पूर्ति जनित कहेंगे। यहाँ पे देखिए घाटे का वित्त व्यवस्था, जब घाटे का वित्त व्यवस्था कीजिएगा ना, ठीक, तो सरकार क्या करती है, और सरकार की अपने आमदनी से अधिक खर्च कर देती है, तो लोगों के पास अधिक पैसा पहुंच जाता है। लोगों के पास जब अधिक पैसा पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, मांग में वृद्धि हो जाएगा। जब मांग में वृद्धि हो जाएगा तो स्फीति आएगा, इन्फ्लेशन आएगा, उसको क्या कहिएगा, मांग जनित स्फीति कहिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए और डी, तो आंसर ई हो जाएगा। ठीक, समस्त मांग किसका योगफल है, तो समस्त मांग जो होता है वो आपको योगफल होता है उपभोग एवं निवेश का। किसका, उपभोग और निवेश का, बचत का नहीं। अब बचत करके आप बैंक में, अपने बैंक में जमा कर लीजिए, घर में सेव कर लीजिए, तो क्या होगा, उससे तो मांग पैदा नहीं होगा। ठीक, जितने बचत किए उसमें से निवेश कीजिएगा, वही मांग पैदा करेगा, और उपभोग कीजिएगा तो ऑलरेडी मांग पैदा कर ही रहा है, तो ये दोनों हो जाएगा। उत्पादन कहाँ से मांग पैदा करेगा, उत्पादन कितना कर, मतलब जितना कीजिएगा उत्पादन सब मांग पैदा कर देगा, नहीं। ठीक है, उत्पादन अधिक हो जाएगा तो मांग उसका कम हो जाएगा, सीधा बात है, तो ये तो गलत है। ठीक, तो उपभोग और निवेश क्या करता है, समस्त मांग को पैदा करता है, एक केन्स के द्वारा बताया गया है। ठीक है, पहले के अर्थशास्त्री क्या बोलते थे कि उत्पादन ही अपना मांग खोज देता है। ये आपको से का एक अर्थशास्त्री है, से उनका बाजार नियम है कि उत्पादन, वस्तु अपना स्वयं मांग ढूंढ लेती है, वस्तु स्वयं अपना मांग ढूंढ लेती है, मतलब जितना मन करे उतना वस्तु उत्पादन कीजिए, वो आप अपना मांग क्रिएट कर लेगी, वो बेचा जाएगा, तो उनके अनुसार ये हो जाएगा। लेकिन ये अवधारणा गलत हो गया, से का बाजार नियम गलत हो गया जब आर्थिक मंदी 1929 का आया, तो क्योंकि वस्तु बाजार में पड़ी हुई है, किनने वाला ही क्यों नहीं है, तो कहा गया कि मांग कौन पैदा करेगा, केन्स के द्वारा बताया गया बाद में कि मांग कौन पैदा करेगा, तो उपभोग और निवेश मांग पैदा करेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं। अब देखिए ये कह रहा है कि वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को क्या करते हैं, उधार देते हैं। तो वह दर जिस पर बैंक क्या करते हैं, रिजर्व बैंक उधार देते हैं, जानी जाती है। तो बैंक रिजर्व बैंक को उधार दे रहे हैं तो क्या होगा, रिवर्स रेपो दर हो जाएगा। जब बैंक आरबीआई से उधार लेंगे तो हो जाएगा आपको रेपो दर, लेकिन जब बैंक आरबीआई को ही उधार देने लगे तो रिवर्स रेपो दर हो जाएगा। बैंक दर वही होता है जब आरबीआई से अन्य बैंक उधार लेते हैं, ये बैंक दर अल्पकाल के लिए होता है, बैंक दर रेपो दर दोनों सेम है, लेकिन बैंक दर जो होता है अल्पकाल के लिए होता है। ठीक है, तो वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक उधार देते हैं और रिजर्व बैंक उधार लेते हैं, तो दोनों हो जाएगा। ठीक, लेकिन देते हैं तो आपको सी आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, उत्पादन के प्रति श्रमिक अलगाव महसूस करते हैं क्योंकि, देखिए उत्पादन के प्रति श्रमिक अलगाव महसूस करते हैं क्योंकि यह आपको कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया थ्योरी है। ठीक है, क्योंकि जिस वस्तु का उत्पादन करते हैं आधुनिक मशीन युग में, उस वस्तु से उनका संपर्क टूट जाता है, क्योंकि एक शर्ट के निर्माण में कॉलर कोई और बनाता है, बॉटम कोई और बनाता है, ठीक है, पॉकेट कोई और लगाता है, मतलब जो आदमी एक शर्ट बनाया है उसको पता नहीं है कि वो वस्तु बनाया है। ठीक, तो वो अलगाव फील करने लगेगा। लेकिन देखिएगा खेत में जब किसान कोई होता है, कार्ल मार्क्स के अनुसार किसान कोई होते हैं तो अपना फसल उत्पादन करते हैं, तो फसल के शुरू से लेकर लास्ट तक उससे जुड़े रहते हैं, तो जब उनका फसल अच्छा होता है तो उनको अच्छा फील होता है, खुश होते हैं। लेकिन श्रमिक के साथ ऐसा नहीं है, वो अपना वस्तु जो बनाया है उनको खुद पता नहीं कि उस वस्तु का निर्माण उन्होंने किया है। ठीक है, तो उत्पादन के प्रति श्रमिक क्या करते हैं, अलगाव फील करते हैं, क्योंकि श्रम विभाजन से उन्हें सिर्फ एक काम करना पड़ता है, श्रम विभाजन से उन्हें सिर्फ एक काम करना पड़ता है, पूरा काम उनको नहीं करना पड़ता है, तो अलगाव फील करते हैं, पूरा काम करते तो अलगाव फील नहीं करते। ये कौन बोले हैं, तो ये बोले हैं कार्ल मार्क्स बोले हैं। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से किस मामले या वाद में भारतीय संसद को 24वें संविधान संशोधन करना पड़ा था। देखिए इसमें हो जाएगा आपको गोलकनाथ वाद में क्या हुआ था, गोलकनाथवाद में पंजाब बनाम गोलकनाथवाद है, एक आपको है भारत सरकार बनाम गोलकवाद। तो पंजाब में क्या हुआ था, पंजाब बनाम गोलकनाथवाद में, इसमें वहाँ का हाई कोर्ट बोल दिया था कि संसद को क्या है, अधिकार है कि संविधान में आवश्यक संशोधन कर सकती है, विशेष करके मौलिक अधिकार में जो संशोधन हुए थे 1950 ईस्वी में संपत्ति अधिकार में, उसी को लेकर केस हुआ था। लेकिन आगे चल के जब यह केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं, संसद को अधिकार नहीं है कि वो मौलिक अधिकार में संशोधन करे, मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है।
तो फट देना क्या किया गया, संसद कही कि बाप रे भाई तो हमारा क्षेत्र अधिकार में हस्तक्षेप हो रहा है, हमको रोक रहा है काम से। तो उन्होंने क्या किया, 24वां संशोधन करके कह दिया कि संसद को सभी प्रकार के संविधान संशोधन करने का अधिकार है। ठीक है, तो ये संविधान संशोधन जो 24वां था किसके कारण हुआ था, तो गोलकनाथवाद के कारण हुआ था। ठीक है, केशवानंद बनाम केरल राज्य बहुत फेमस केस है। इसमें मेन बनाते हैं आधारभूत ढांचा जो है का सिद्धांत जो दिया गया है वो केशवानंद भारती बनाम वाद से आया था। ठीक है, यहाँ पे एक बात आते हैं हम लोग, शंकरी प्रसादवाद है और चंपक दुराई राजन है। तो चंपा कम दुराई राजनवाद जो है आपको जुड़ा हुआ है आरक्षण से। ठीक, इसी वाद में मतलब बोला गया कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसको बाद में बनाए रखा गया इंदिरा सहनी वाद में जो 1993 में आया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो नागरिकता जो है भाग 2 का पार्ट है, मूल अधिकार भाग 3 का पार्ट है, राज के नीति निर्देशक तत्व ये भी भाग 4 है, लेकिन मूल कर्तव्य जो है भाग 5 में नहीं है बल्कि भाग 4 में ही है। ठीक है, तो ये आपको गलत हो गया। ठीक, तो आंसर कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसका 4 डी हो जाएगा। मूल कर्तव्य को आपको भाग 4 के अधीन ही 51 के कौन अनुच्छेद में शामिल किया गया है, इसको रशिया से लिया गया है। ये बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया, मतलब मूल अधिकार संविधान के पार्ट नहीं है। ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको शामिल किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, कौन समिति, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया था। जब मूल अधिकार को संविधान में शामिल किया गया था उसमें उस समय संविधान कितने थे, तो मूल अधिकार कितने थे, मतलब मूल अधिकार नहीं, मूल कर्तव्य कितने थे, तो मूल कर्तव्य 10 थे। अब कितना है, तो अब 11 है। ठीक है, 11 है। 11वां कौन सा मौलिक कर्तव्य है जिसको जोड़ा गया है, तो 11वां है कि माता पिता या संरक्षण वर्ग को अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा देने का कर्तव्य होगा, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों में कौन से सही सम्मिलित नहीं है। तो इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है, तो आप लोग को बताते हैं, मौलिक कर्तव्य जो होता है मौलिक अधिकार का भाग है, नहीं, ऐसा बात नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार का भाग नहीं है, ये भी गलत है। भाग नहीं, हाँ ये सही है, बी सही है, भाग नहीं है। मूल कर्तव्य नीति निर्देशक का हिस्सा है, और मूल कर्तव्य नीति निर्देशक का हिस्सा नहीं है, डी, ये भी गलत है। मूल कर्तव्य ना तो मौलिक अधिकार का भाग है, नहीं नीति निर्देशक तत्व का भाग है, वो अपना अलग है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी और डी, मतलब ई आंसर हो जाएगा। 93 का क्या आंसर हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किनका संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो इसमें संरक्षण जो मौलिक कर्तव्य डाला गया है उसमें संरक्षण की बात की गई है वन जीव और प्राणी की। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, डी। और इस सब का सम्मान करना है, राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज का सम्मान करना है, अनुसूचित जाति के प्रति हिंसा का व्यवहार नहीं करता है, उनका आदर करना है, ऐसी बात कही है। संरक्षण की बात सिर्फ वन जीव और उस पर रहने वाले और वन की रक्षा की बात की गई है। ठीक, मतलब वन जीव जो है वन में रहते हैं उन लोग का वन का रक्षा की बात की गई है। ठीक है, बाकी सबकी नहीं, बाकी सबको संरक्षण नहीं बल्कि इनका आपको सम्मान देने की बात की गई है। ठीक, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए योग्य नहीं होगा। कब मतदान के लिए योग्य नहीं होगा, तो जब वो राज्य की विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य प्लस विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, न कि विधान परिषद का। तो विधानसभा मंडल जो हुआ उसका उच्च सदन कौन होगा, विधान परिषद। तो अगर मुख्यमंत्री विधान परिषद के सदस्य हैं तो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ठीक, तो राष्ट्रपति के आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं, इसमें होते हैं आपको संसद के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं निर्वाचित, प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्य। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए, संविधान और विधि का परीक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा के रूप में निम्नलिखित में से कौन शपथ लेते हैं। तो संविधान को सापेक्ष मान के संविधान की रक्षा के लिए एकमात्र व्यक्ति शपथ लेते हैं, वो है राष्ट्रपति। ठीक, तो राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद जो होते हैं सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति,
इसके साथ साथ यह किस अनुच्छेद में बोला गया है, तो ये बोला गया है आपको अनुच्छेद 75 के 3 में। किस अनुच्छेद में बोला गया? 75 के 3 में बोला गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ठीक है, किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। तो ए और सी सही है, ये भी सही है। यह क्या है? अनुच्छेद में बोला गया है ये बात, तो ये क्या है? संवैधानिक बाध्यता है। तो ए बी सी तीनों सही है, तो आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का प्रधानमंत्री यदि उच्च सदन का सदस्य हो, तो देखिए भारत का प्रधानमंत्री यदि उच्च सदन यानी राज्यसभा का सदस्य होगा तो क्या होगा? अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेगा, बिल्कुल नहीं दे सकेगा भाई, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाए जाते हैं? लोकसभा में। तो लोकसभा के जब सदस्य प्रधानमंत्री है ही नहीं तो पक्ष में कहाँ वोट देंगे? तो ये तो सही है बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। नहीं, जरूरी नहीं है कि आप निम्न सदन का सदस्य बने, बस सदन का सदस्य बन जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 शब्द आते हैं, एक निम्न सदन, एक उच्च सदन। तो उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को और निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को, याद रखिएगा, ठीक। निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकते हैं, निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकते, ऐसी जरूरी नहीं है। अगर आप प्रधानमंत्री उच्च सदन के सदस्य हैं तो निम्न सदन में बजट पर अवश्य बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो गलत है। केवल उच्च सदन में ही वक्त दे सकते हैं, नहीं, निम्न सदन में भी दे सकते हैं। तो इसमें से कौन सही है? तो बी सी डी गलत है, तो आंसर हो जाएगा ए, 98 का ए। 99 क्या हो रहा है? कि निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री नहीं होता है? तो देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद जिसका गठन सरकारी आयोग की सिफारिश पर अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है 1990 ईस्वी में, ठीक। तो सरकारी आयोग की सिफारिश किया गया था अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के लिए। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 263 में है। तो ये आपको सही है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति जो होता है उसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। क्षेत्रीय परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री नहीं होके वो गृह मंत्री होते हैं, ठीक है। या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कोई भी मंत्री हो जाएगा, मुख्य रूप से गृह मंत्री होते हैं। तो इसमें प्रधानमंत्री नहीं होंगे, तो आंसर क्या होगा 99 का बी। 100 का और आयोग निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो 100 में जो सही नहीं है वो धौर आयोग है। धौर आयोग का गठन 1948 में ही हुआ था। बाकी सब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन आपको फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में हुआ था, ठीक है। और 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना, ठीक, याद रखिएगा। साइमन आयोग का गठन 1927 में हुआ था। भारत आया कब? तो 1928 में आया, ठीक है। सबसे पहले मुंबई पहुंचा। उसका जेपीपी जो होता है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पंडित सीतारामैया की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन के लिए एक आयोग बना था 1948 में। तो ये सही है। तो आंसर क्या होगा? धौर आयोग 1948 में बना था, ठीक है। धौर आयोग इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, उन्हीं की अध्यक्षता में राज्य के पुनर्गठन के लिए जो भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया जाए कि नहीं उसके लिए आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। तो ये आपको गलत हो गया। अब देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? तो 1953 ईस्वी में बना। 56 ईस्वी में अपना सिफारिश दिए। और आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 1956 में ही हुआ था, ठीक है, सॉरी 1953 में ही हुआ था, याद रखिएगा, ठीक। चलिए, अब राज्य पुनर्गठन आयोग जो था वो 3 सदस्यीय था, 3 सदस्यीय था, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आइए देखते हैं। इसका अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष मनोनीत किए जाते हैं? नहीं। लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित किए जाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष नियुक्ति किए जाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष चयनित किए जाते हैं। अब देखिए इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें जो है लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं अपने सदस्यों में से निर्वाचित होते हैं, न कि चयनित होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। अपने सदस्य जो भी जितने लोकसभा के सदस्य लोग निर्वाचित होकर जाते हैं 543 को, ठीक है, वो लोग अपना सदस्य एक अध्यक्ष निर्वाचित करता है, ठीक है। तो लोकसभा के अध्यक्ष क्या होंगे? निर्वाचित हो जाएंगे। मनोनीत तो होते नहीं है, मनोनीत होंगे ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो क्या होंगे? निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, भारत और ब्रिटेन संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, भारत और ब्रिटेन के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों देश में संसदीय प्रणालियाँ बिल्कुल है,
ठीक है, दोनों देश में संसदीय प्रणाली भी है और दोनों देश में आपको संसदीय प्रणाली है। ठीक है, अध्यक्षात्मक नहीं बल्कि संसदीय। अध्यक्षात्मक संसदीय प्रणाली क्या है तो अमेरिका में है, ये बात याद रखिएगा। दोनों देशों में एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है नहीं, भारत में तो है लेकिन ब्रिटेन में स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है, न्यायपालिका संसद से नीचे है। ठीक है, यहाँ के संसद के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिश की संसद, एक वहाँ के न्यायविद थे जिसको शायद नाम उनका बोलमैन था, ऐसा ही कुछ नाम था, ठीक है, मिस करे नाम उनका। तो वो क्या कहते थे, कहा करते थे कि ब्रिटेन की संसद सब कुछ बना सकती है, सब कुछ कर सकती है, ब्रिटेन की संसद सब कुछ कर सकती है सिवाय कि वह स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के सिवा, मतलब पुरुष को स्त्री और स्त्री के बनाने के सिवा बाकी सब कुछ कर सकता है ब्रिटेन की संसद। ये कौन बोले हैं, तब ब्रिटेन के न्यायविद बोले हैं। तब ब्रिटेन की संसद संप्रभु है, न कि वहाँ का क्या, तो वहाँ का आपको न्यायपालिका, तो न्यायपालिका वहाँ स्वतंत्र नहीं हुआ, तो ये गलत हुआ। दोनों देशों में संघात्मक व्यवस्था का अपनाया गया नहीं, भारत में संघात्मक है लेकिन ब्रिटेन में क्या है, संघात्मक नहीं है। ठीक, दोनों देशों का संविधान नम्न है, वैसा बात नहीं है कि भारत का संविधान जो है नम्न और अनम्न दोनों है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान जो होता है वो नम्न है, क्योंकि संसद वहाँ पे जो चाहेगी परिवर्तन कर देगी। तो यहाँ पे दोनों सभी कथन जो है उसमें से सही हो गया आपका ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने का सही क्रम है। अब देखिए भारत संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा कब कब किसको मिला है इसको बताना है। तो यहाँ देखिए महाराष्ट्र जो है आपको इसको गठन, बम्बई जो राज्य था उसको अलग किया गया महाराष्ट्र और गुजरात में, कब तो 1960 ईस्वी में। ठीक है, 1960 ईस्वी में। तो सबसे पहले इस ऑप्शन में महाराष्ट्र का गठन हुआ था। देखिए तो एक कहीं है, एक ए और बी दोनों में है, एक और बी दोनों में है। ठीक है, ओके सॉरी एक थोड़े है वो, महाराष्ट्र दोनों है, तो दो कहाँ का है, तो बी सी और डी दोनों में है। तो यहाँ पे यही दोनों सही होगा ना, तो ई होगा। अब आगे आते हैं, नागालैंड का गठन उसके बाद किया गया था। नागालैंड का गठन जो किया गया था 1963 में किया गया था। तो आपको 2 और 3 सही हो गए। आगे देखिए हरियाणा, सिक्किम, गोवा है, तो हरियाणा का गठन कब किया गया था, 66 में, याद रखिएगा। सिक्किम भारत में मिलाया गया 75 में 35वां संविधान संशोधन के तहत, लेकिन 36 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा, 76 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 36वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक, तो और गोवा जो है, गोवा एक राज्य बना आपको 1987 में। तो यहाँ पे जो जो ऑप्शन आपको बताए हैं सबसे पहले 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा। अब हरियाणा देखिए, हरियाणा कब बना 1966 में, तो ये आपको 1 हो जाएगा। तो सिक्किम 1976 में 4 हो जाएगा और गोवा 1987 में 5 हो जाएगा। तो 2 3 1 4 5, 2 3 1 4 5 सी आंसर है, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, सूचना का अधिकार विधिक अधिकार के साथ साथ मूल अधिकार भी है। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसे मूल अधिकार माना गया है, तो अनुच्छेद 19 को सूचना का अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है। सूचना का अधिकार जो है आपको 2005 ईस्वी में इसको लाया गया है। ठीक है, 2005 में लाया गया है। सूचना का अधिकार के लिए एक समिति बनी है, वो संवैधानिक समिति नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, लेकिन सूचना का अधिकार संविधान है, संविधान के तहत है 1919 के तहत, लेकिन सूचना का अधिकार के लिए एक समिति जो बनी है, एक सूचना आयोग जो बना है, सूचना का अधिकार आयोग जो बना है, आयोग वो संवैधानिक नहीं है, लेकिन यह अधिकार आपका संविधान में है। किस संविधान में, तो अनुच्छेद 19 के संविधान में। नेक्स्ट आते हैं, 71वें संविधान से संविधान की क्या बोला ये भाई, 71वें संविधान की 8वीं अनुसूची से कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई है। मतलब कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि 71वीं संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई है। तो आप लोग को एक बात बताते हैं कि 8वीं अनुसूची में पता है कि 22 भाषा है, लेकिन क्या ये पता है कि 22 भाषा संविधान के समय नहीं थी, मतलब संविधान निर्माण के समय नहीं थी, संविधान बना था तो उसमें कुल 14 भाषा थी, बिल्कुल ये भी पता होगा। अब 14 से 22 का सफ़र हम थोड़ा देखते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले क्या होता है कि 21वें संविधान संशोधन होते हैं 1967 में। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, सिंधी भाषा को जोड़ दिया जाता है संविधान की 8वीं अनुसूची में। अब 15 हो गए, उसके बाद फिर क्या होगा, 71वें संविधान संशोधन हो जाएगा आपको कब, तो 1992 ईस्वी में, 92 में। अब कौन कौन भाषा जोड़े जाएंगे, तो 71वें संविधान के संशोधन के समय देखिए
जोड़ा गया जो भाषा था वो था कोंकणी मणिपुरी नेपाली। तो कोंकणी मणिपुरी नेपाली देखिए तो कहीं है कोंकणी मणिपुरी नेपाली है यहाँ पे, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म है नमक। क्या है? नमक, न म क। ठीक है, देखिए आगे जब बढ़िएगा ना तो 92वें संविधान संशोधन होगा, उसमें भी 4 भाषाओं को जोड़िएगा, वहाँ पे भी म के उच्चारण वाला मैथिली भाषा शामिल है। तो एक बात याद रखिए कि 92वें संविधान के संशोधन के तहत मैथिली को जोड़ा गया है। यहाँ पे 71वें में मैथिली तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? मणिपुरी हो जाएगा, म से, न से क्या हो जाएगा? न से नेपाली हो जाएगा, क से कोंकणी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, आपको डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 71 हो गए, 21 हो गए, दोनों को जोड़ दीजिए, 92 हो गया, 92 हो गया। तो 92वें संविधान संशोधन ट्रिक बताना याद करने का, 92वें संविधान संशोधन जो हुए हैं 2003 में, इसमें मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो 4 भाषा को जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे एग्जाम के आपके पार्ट हो सकते हैं। झारखंड की सीमा को स्पष्ट करने वाला बिहार के जिलों का सही क्रम क्या है? तो इसको बिहार का मैप आप लोग उठाइए और देखिए कौन है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपको रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, मुंगेर, बांका, भागलपुर, कटिहार। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक, हम बिहार पढ़ा रहे हैं, बिहार से जुड़ना है तो जुड़ जाइए। आप लोग का बिहार से 90% से कुछ क्वेश्चन से ऊपर बनेगा। अभी हिस्ट्री चल रहा है, उसके बाद ज्योग्राफी शुरू करेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण अभी शुरू नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उसको हमको अच्छा से पढ़ाना है, क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो पहले आप लोग को इतिहास, तो ज्योग्राफी, उसके बाद आर्थिक। तो जुड़ जाइए, अगर बिहार स्पेशल आप लोग को सीरीज देखना है तो, नहीं तो कोई बात नहीं है, नहीं जुड़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन फ़ायदा होगा आप लोग को अगर बीपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो बिहार में कृषि क्या है? जीवनदायी है। ठीक है, व्यावसायिक नहीं है, बल्कि जीवन के लिए लोग खाता है। ठीक है, तो क्या है? जीवनदायी है। आंसर क्या हो जाएगा? कि बी। बिहार का तराई प्रदेश फैला है। तो बिहार का तराई प्रदेश जो है ना, वो आपको शिवालिक हिमालय है, उससे तटीय क्षेत्र है। ठीक है, तो ये नेपाल और सीमा के भारत के बॉर्डर पर पड़ता है। तो बिहार का जो तराई क्षेत्र फैला है वो भारत नेपाल सीमा के समानांतर फैला है। ठीक, बिहार में इको टूरिज्म विकसित करने की योजना किस स्थान पर नेचर ऑरेंज सेंटर की स्थापना किए गए थे? ये किया गया मोगुराहा में, याद रखिएगा। ठीक, बिहार सरकार के किस स्थान पर वानिकी कॉलेज खोलने का योजना है? तो यह जो योजना है, यह योजना आप लोग का है मुंगेर में। कहाँ पे? मुंगेर में। ठीक, कहाँ पे है? तो मुंगेर में है, याद रखिएगा। तो बिहार में सरकार के किस स्थान पर वानिकी कॉलेज खुलेगा? तो मुंगेर में खुलेगा। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य ने बागवानी विकास मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा शुरू की गई है? गुजरात सरकार के द्वारा। आगे आते हैं, प्रसिद्ध भजन गायक नरेंद्र चंचल का निधन हो गया, उनके जीवन पर कौन सी किताब लिखी गई है? तो उनके जीवन पर जो किताब लिखी गई है वो किताब का नाम है आपको मिडनाइट सिंगर। ठीक, क्योंकि इनके भजन है तो भजन भोर में लोग आता है, सुनता है, तो इसीलिए मिडनाइट सिंगर उनका नाम हो गया। ठीक, तो थोड़ा सा सोच के याद रख सकते हैं। किस राज्य ने राज्य को पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे 114 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या सुपर 31 संबंधित है? तो सुपर 31 जो संबंधित है मुक्त व्यापार में अवरोध जो देश करते हैं उनका एक संगठन है सुपर 31, वही है। G18 मास्को पहल संबंधित है। तो G18 मॉस्को का है। G8 मॉस्को का पहल इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, याद रखिएगा मॉस्को का पहल। तो ये जो संबंधित है आपको मातृत्व शिशु के स्वास्थ्य से संबंधित है, याद रखिएगा। कोविड-19 के बचाव के लिए फाइजर या बायोटेक द्वारा निर्मित टीका लगाने वाली दुनिया की पहली व्यक्ति कौन बनी है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको मार्गरेट कीनन हो जाएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, किस डांस स्पोर्ट को पेरिस ओलंपिक 2024 में आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया है? तो ये ब्रेक डांस को ओलंपिक में अब शामिल कर लिया गया। देखिए 2021 में जो ओलंपिक हुए हैं टोक्यो में, उसमें कुछ ओलंपिक गेम जो थे नए रूप से शामिल हुए थे। उसमें बेसबॉल जो पिछले ओलंपिक का पार्ट नहीं था, तो उसमें क्या था? बेसबॉल था, सॉफ्ट बॉल था, ठीक है, कराटा था और सर्फिंग था, याद रखिएगा। और 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक होने वाला है उसमें शामिल किया गया है ब्रेक डांस को और स्पोर्ट क्लाइंबिंग को,
स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कुछ चढ़ने वाला गेम है उसको शामिल किया गया, ठीक है, और गेम को शामिल किया गया, तो इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। शेख सबा अल खालिद अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो ये हो जाएगा आंसर कुवैत। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमि बोल विश्व मुद्रा दिवस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को, ठीक। रिटर्न दाखिल करने और करों के मासिक भुगतान योजना के तहत करदाता जिनका पिछले वित्त वर्ष में वार्षिक कारोबार 10 रुपये तक रहा, योजना के पात्र होंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी, 5 करोड़ तक, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट इमेजिंग कप 2021 के भारतीय संस्करण के लिए किस संगठन ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी किया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, NSDC माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। संयुक्त राष्ट्र के मादक पदार्थ आयोग ने सबसे खतरनाक पदार्थों की सूची से भांग को हटा दिया। CND का मुख्यालय है कहाँ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वियना, ठीक। क्या हो जाएगा, वियना। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने होगा वो होगा, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे सर्जन जनरल के तौर पर नियुक्ति किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा आपको विवेक देवमूर्ति, जो भारतीय मूल के हैं, ठीक है। ये आपको जो बाइडेन जो है 46वें राष्ट्रपति है अमेरिका के, ठीक है। कमला हैरिस जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनी है, प्रथम महिला उपराष्ट्रपति है, और ये भारतीय मूल की है, 49वीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनी है। ये भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो आपको तमिलनाडु से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अब हाँ, एक और बात, चलिए छोड़िए उसको। अनीता आनंद की किस पुस्तक ने इतिहास से संबंधित प्रतिष्ठित पेन हैसेल टिल्टमैन 2020 जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको द पेशेंट एसेसिन, इसका आंसर हो जाएगा। RBI ने किस प्रकार के बैंकों के लिए तरलता समायोजन सुविधा और सीमांत अस्थायी सुविधा का विस्तार अब कर दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए कर दिया गया है। नेक्स्ट आंसर आते हैं हम लोग, नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र से किए गए सर्वेक्षण के अनुसार विश्व में सबसे ऊंचे पर्वत चोटी की ऊंचाई पहले से कितना मीटर बढ़ गई है, तो पहले जो था 8,848 था, अब क्या गया है, चीन और अमेरिका का संयुक्त सर्वे जो किया गया, नया नापा गया है, तो 8,848.96 हो गया था, कितना मीटर बढ़ गया, तो सॉरी 800 हो गया, तो कितना बढ़ गया, तो 0.86 मीटर बढ़ गया, ठीक है। 86 सेंटीमीटर आपको क्या हुआ है, तो एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ी है, ठीक। चलिए, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्था पुणे की आगामी नया परिषद कहलाएगा। जो राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्था है वो अब क्या कहलाएगा, अब कहलाएगा निसर्ग ग्राम, अब क्या कहलाएगा, निसर्ग ग्राम, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, कन्हार गांव अभयारण्य को किस राज्य का 50वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है, तो 50वां जो वन्यजीव अभयारण्य है वो घोषित किया गया है किसका, तो उसको घोषित किया गया है महाराष्ट्र का, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी दिवस 2020 का विषय क्या था, तो इसका जो विषय था, थीम जो था वो रिकवर विथ इंटीग्रिटी थीम था, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा देश 2021 विश्व आर्थिक मंच की मेजबानी करेगा, देखिए इस वर्ष तो सिंगापुर के द्वारा नहीं, ब्राजील करेगा, कौन करेगा, ब्राजील करेगा, ठीक है, कौन करेगा, ब्राजील करेगा, ठीक। देखिए सिंगापुर 2020 में मेजबानी किया था, और विश्व आर्थिक मंच का बैठक हमेशा दावोस में होता है स्विट्जरलैंड में, लेकिन अब जगह चेंज हो रहा है, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने इंटरपोल से कॉलर नामक एक सॉफ्टवेयर का अधिग्रहण किया है, मतलब इंटरपोल जो बेसिक निगरानी रखती है पुलिस संस्था है ये भी, ठीक, तो उसे कॉलर नामक एक सॉफ्टवेयर का अधिग्रहण किया है, कौन किया है, किस राज्य ने किया है, इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र ने, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 132 तरह, किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू किया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक, बड़ौदा। मधुकर गंगाधर जिनका हाल ही में निधन हो गया किस भाषा के लेखक हैं, तो मधुकर गंगाधर जो है आपको हिंदी भाषा के लेखक हैं।
नेक्स्ट आते हैं, पेशेवर यूरोपियन फुटबॉल लीग में स्कोर करने वाली भारतीय महिला बन गई है। यूरोपियन फुटबॉल लीग जो है उसमें कौन महिला जो है अपना गोल दागी है सबसे पहले, तो ये गोल दागी है बाला देवी। बाला देवी का संबंध ऑलरेडी हम पहले बता दिए हैं कि फुटबॉल से, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, जापानी फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण 4 सितंबर 2020 को भारत में लॉन्च किया गया है। जापानी फिल्म फेस्टिवल का आपको चौथा संस्करण भारत में लॉन्च किया गया है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द नामित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर को नामित किया गया, ठीक था। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, 36 नंबर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट आते हैं, 26 से 31 जनवरी 2021 के मध्य किस मंत्रालय द्वारा वर्चुअल भारत पर्व 2021 का आयोजन किया गया है। तो वर्चुअल भारत पर्व जो है हमेशा पर्यटन मंत्रालय के द्वारा आयोजन किए जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी। किस विदेशी कंपनी ने निवेश हेतु बेंगलुरु में भारतीय इकाई का रजिस्ट्रेशन कराया है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, क्या हो जाएगा, टेस्ला। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट आते हैं, मराठी के जाने माने उपन्यासकार नामदेव चंद्रभान कांबले को साहित्य में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन फालतू है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए पूछेगा भी नहीं क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा, तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम आपको उड़ीसा में बनाया जाएगा। तो उड़ीसा में कहाँ, तो राउरकेला में। आगे हम आते हैं, मैथ है, तो मैथ का आंसर आप लोग को बता दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। डाउट होगा तो बताइएगा, हम उसको बता देंगे। इसका आंसर होगा 141 का ई। नेक्स्ट आते हैं, 142 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। और 143 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और 144 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डी फॉर डॉग। 145 का आंसर क्या हो जाएगा, 145 का आंसर सी, सी फॉर कैट। 146 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 146 का आंसर हो जाएगा कैट, 10%, ठीक है। और 147 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 147 का आंसर हो जाएगा कैट, मतलब सी 31। 148 का आंसर क्या हो जाएगा, तो सी 100, ठीक है। 149 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए मतलब 2, ठीक है। 150 का आंसर क्या हो जाएगा, तो √π/1, ठीक। तो इस तरह से हम 150 क्वेश्चन 2 वीडियो में कंप्लीट किए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।